नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है इसके बारे में बताया, और उसके बाद मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बताया, अविरतता का सिद्धांत, क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में मैंने चर्चा की और बर्नौलीज़ थ्योरम पढ़ाया। तो बस बर्नौलीज़ थ्योरम में हमारा एक एप्लीकेशन छूट गया है, जिसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूं, और उसके बाद आज क्या शुरू करना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोग बर्नौलीज़ थ्योरम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने लगभग जितने उसके एप्लीकेशंस हैं देख लिए थे। एक एप्लीकेशंस रह गया था वायुयान का उड़ना। वायुयान का उड़ना। देखो दोस्तों, वायुयान का उड़ना भी आपके बर्नौलीज़ थ्योरम पर ही आता है। उसका मैं आपको प्रिंसिपल समझा देता हूं कि क्या होता है। सपोज करिए कि ये हमारा एरोप्लेन है, कुछ इस टाइप का एरोप्लेन है, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। यहां पर विंग्स लगी रहती हैं इस तरीके से दोनों साइड में। तो दोस्तों, होता क्या है कि इसमें हम दो चीज़ इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक तो इसका जो शेप होता है, हम शेप की बात कर लें, आकार, और दूसरी चीज़ होती है कि इसमें से हमारी फ्लो ऑफ एयर कैसी होती है, फ्लो ऑफ एयर। देखिए, जब हमारा वायुयान चलता है तो जब इसकी विंग्स मतलब जब इसके पंखे नाचते हैं तो इसके नीचे साइड में क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें अपर साइड में, इस साइड में, यहाँ पर हमारा क्या होता है, लोअर प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो एरोप्लेन है ऊपर की तरफ इस तरीके से लिफ्ट होने लगता है, इस तरीके से लिफ्ट होने लगता है, और हमारा जो एरोप्लेन है वो ऊपर उठ जाता है और हवा में उड़ने लगता है। तो अगर प्रश्न में आपसे पूछता है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एरोप्लेन जो है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बर्नौलीज़ थ्योरम पे कार्य करता है, बर्नौली के प्रमेय पे कार्य करता है। देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि रेलवे अक्सर इस क्वेश्चन को पूछता रहता है और लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और सिर्फ एक यही ऐसा एप्लीकेशन रह गया था जो प्रीवियस लेक्चर में छूट गया था, तो मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि स्टोक्स लॉ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टोक्स लॉ, स्टोक का नियम। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में। वायुमंडलीय दाब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी में हम अध्ययन करेंगे बैरोमीटर के बारे में, प्लस बैरोमीटर की जो कंडीशन होती है, ठीक है, कंडीशन ऑफ बैरोमीटर। इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर कि हमारी जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, सीमांत वेग, सीमांत वेग क्या होता है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और फिर हम बात करेंगे श्यानता की, श्यानता की। तो देखिए, आज हम इस 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं जैसे जैसे आपको बताते जा रहा हूँ आप देखते जाइए। देखिए, हम लोग जो
पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं वो हम तैयार कर रहे हैं कि अगर कोई आपसे सरफेस टेंशन के बारे में पूछे, पृष्ठ तनाव के बारे में पूछे, तो पृष्ठ तनाव से पहले आप लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, रेलवेज़ अच्छे खासे क्वेश्चन आजकल फ्लो ऑफ लिक्विड या कह लीजिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स से उठा रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, जो मैंने करा दिया एंड जो मैं कराने जा रहा हूँ, इसमें से प्रश्न उठते ही हैं। तो मैं जैसे जैसे आपको बताते जा रहा हूँ, बस आप सुनते जाइए और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए हम स्टोक्स लॉ से शुरू करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम्स में मेनली जब स्टोक लॉ से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आपसे पूछा जाता है कि स्टोक का नियम किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए, जब भी आप द्रव की श्यानता मापने के लिए स्टोक्स का नियम प्रयोग करते हैं। स्टोक्स का नियम प्रयोग होता है। मेनली तो इसमें यही प्रश्न आता है कि स्टोक्स लॉ निम्न में से किसी से संबंधित है। तो जब भी आवे तो द्रव की श्यानता को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टोक्स ने क्या बताया था। देखिए, मेनली तो आपको ये देखना है, जो मैंने आपको सबसे ऊपर सारांश लिख दिया है कि द्रव की श्यानता को मापने के लिए स्टोक्स का नियम प्रयोग किया जाता है। अब स्टोक्स ने क्या बताया, स्टोक्स ने कहा कि जब कोई वस्तु या पिंड किसी द्रव में गिरती है, तो देखिए ज़्यादा सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन पे आ रहा है तो आप खुद पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप एक छोटी सी बॉल लीजिए और अगर आप उसको पानी में डुबोएंगे और एक दूसरी बॉल लीजिए, अगर आप उसको शहद में डुबोएंगे, तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम पानी में बॉल को डालते हैं तो वो बॉल बहुत तेज़ी से अंदर चली जाती है, और जब हम शहद में डालते हैं तो वो बॉल थोड़ा धीरे धीरे नीचे जाती है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, हमको विस्कोसिटी मतलब कि श्यानता की पहचान हो जाती है कि किसकी श्यानता ज़्यादा है और किसकी श्यानता कम है। तो अगर हम ये प्रयोग करेंगे तो हमको ये पता लगेगा दोस्तों कि जो हमारा शहद है वो ज़्यादा श्यान है। ठीक है, श्यान का मतलब होता है ज़्यादा चिपचिपा है। अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो ज़्यादा चिपचिपा है। तो ज़्यादा चिपचिपा होने का मतलब क्या होता है कि उसकी परतों के बीच जो आपेक्षिक गति हो रही है वो कम होगी, और जब आपेक्षिक गति कम होगी तो हमारा सीमांत वेग जल्दी मिल जाएगा। तो स्टोक्स ने कुछ बताया था। अब मैंने आपको डेफिनेशन लिख दी है, एक बार मैं पढ़ के बता भी देता हूँ कि जब कोई वस्तु या पिंड किसी द्रव में गिरती है तो वह वस्तु द्रव के संपर्क में आती है। जब उसके संपर्क में आ जाती है द्रव के, तो फिर क्या होता है कि देखिए, इसके कहने का सेंस ये है दोस्तों, हम अगर बात कर लें, ये अगर हम एक बर्तन ले लेते हैं और इसमें मान लीजिए कि कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो हमेशा जो भी लिक्विड होता है वो परतों के रूप में होता है। देखिए, ये अपर परत हो गई, ये उसकी नीचे वाली हो गई, ऐसे ऐसे करके लेयर्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, अगर आप इसमें कोई चीज़ डुबाते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक चीज़ डुबा दिए और ये तैरना शुरू करती है, तो इसमें होता क्या है कि देखिए, इसमें जितनी भी परतें आ रही हैं वो क्या करेंगी कि इस वस्तु के साथ आपेक्षिक गति करना प्रारंभ कर देंगी। तो देखिए, आपेक्षिक गति किसकी ज़्यादा होगी, जब यहाँ पर श्यानता मैक्सिमम होगी तो हमारी जो आपेक्षिक गति है ये मिनिमम होगी। बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए। देखिए, रूल मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको नियम भी बता दिया। बेसिकली रेलवे ये पूछता है कि स्टोक्स लॉ हम क्यों प्रयोग करते हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर है श्यानता को मापने के लिए। बाकी डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी है। अब जैसे अगर आपके सामने ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे पास पानी है, हमारे पास शहद है, हमारे पास पारा है, तो श्यानता का क्रम बताइए, तो अब आप आराम से बता सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वायुमंडलीय दाब। तो देखिए दोस्तों, वायुमंडलीय दाब के बारे में भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। सपोज करिए कि ये हमारी अर्थ है
ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है और ऊपर नीचे हमारे पोल्स हैं। तो दोस्तों ये हमारी क्या है, अर्थ है या पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ हमारा वायुमंडल पाया जाता है। देखिए इसके चारों तरफ एक रेंज में हमारा वायुमंडल होता है। और वायुमंडल होता क्या है, ये होता है गैसों का मिश्रण। ये होता है गैसों का मिश्रण। और जब ये वायुमंडल हमारी पृथ्वी पर दबाव डालता है चारों तरफ से, तो उसी को हम वायुमंडलीय दाब के बारे में जानते हैं। तो देखिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि पूछा क्या जाता है। इसमें देखिए जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि पहली बार वायुमंडल की गणना या वायुमंडलीय दाब की गणना किसने की थी। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना की थी, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था दोस्तों वॉन यूरिक। वॉन यूरिक सबसे पहले इन्होंने वायुमंडलीय दाब की गणना की थी। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी सामान्यतः वायुमंडलीय दाब होती है, ठीक है, उसके मानक कितने होते हैं। तो चलिए वायुमंडलीय दाब के मानक के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे पारे से नापा जाता है। जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है ये 76 सेंटीमीटर पारे वाले स्तंभ के बराबर होता है। ठीक है, 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। देखिए स्तंभ से मतलब है कि एक बड़ी सी नली है कुछ इस टाइप की। देखिए दोस्तों कुछ इस टाइप की एक नली होगी, ठीक है, और इसमें पैमाना बना होता है इस तरीके से। और जो हमारा सामान्य वायुमंडलीय प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर पारे के, मतलब यहाँ तक जो है आपका पारा, इस हाइट तक आपका पारा रहता है। तो हम सामान्यतः जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है वो 76 सेंटीमीटर पारे के ऊंचाई के बराबर होता है। ऊंचाई के बराबर होता है। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि 1 पास्कल या 1 बार कितने के बराबर होता है, क्योंकि आजकल रेलवेज़ यूनिट कन्वर्जन में ज़रूर इस बात को पूछता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए ये मैं जो आपको बताने चाह रहा हूँ आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है। देखिए जो हमारा 1 सेंटीमीटर पारे का जो दाब होता है वो इक्वल होता है 1.33 इंटू 10⁻³ पास्कल। ये पीए का मतलब होता है पास्कल। अब देखिए 1 पास्कल कितने के बराबर होता है? 1 पास्कल या हम कह लें पीए, ये बराबर होता है दोस्तों 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसी में एक आपकी इकाई आती है बार। जो हमारी 1 बार होती है
इंग्लिश में BAR लिख देते हैं, ये बराबर होती है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम मिली बार की बात कर लें, बार से छोटी इकाई है 1 मिली बार, ये बराबर हो जाएगा 10⁵ पास्कल। बार से पास्कल में भी कन्वर्जन आता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसमें एक यूनिट और आती है जो हम कहते हैं 1 टॉर। मेरे ख्याल से इसके बाद नहीं पूछना चाहिए, लगभग जितनी यूनिट पूछी जा रही है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए 1 टॉर जो होता है वो होता है आपका 1 मिली पारे के दाब के बराबर, ठीक है। या इसी को कहते हैं 133.8 पास्कल। तो देखिए दोस्तों, ये कन्वर्जन है और इस कन्वर्जन को आप ध्यान में रखिएगा। आप चाहें तो इसको याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम्स में सीधे या तो कन्वर्जन पूछ देता है या तो पूछ देता है कि निम्न में से टॉर किसकी यूनिट है। तो अब देखिए, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। बार आपको पता होगा, पास्कल भी पता होगा, लेकिन अगर टॉर आएगा तो टॉर का सीधे सीधे संबंध जो होता है वो हमारा वायुमंडलीय दाब से संबंधित होता है। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा यूनिट कन्वर्जन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बैरोमीटर के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि बैरोमीटर होता क्या है, और अगर बैरोमीटर पे अगर हमारी रीडिंग्स चेंज होती हैं तो उसकी कितनी कितनी कंडीशंस हैं। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा बैरोमीटर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर उसकी रीडिंग अचानक से गिर जाए या धीरे धीरे गिरे या धीरे धीरे ऊपर आए तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो चलिए इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात बैरोमीटर की करें तो उसके बारे में आपको पता है। देखिए, इसका जो यूज़ है, जो बैरोमीटर का यूज़ है, वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयोग होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में यूज़ किया जाता है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या उठ सकता है कि इसको किसने बनाया था। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाया था फोर्टिन ने। अगर हम बात करें इन्वेंटर की, इन्वेंटर इसका कौन था या आविष्कारक कौन था, तो दोस्तों याद रख लीजिए फोर्टिन था। ठीक है, तो देखिए बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है। दूसरा इसका यूज़ क्या है, देखिए बैरोमीटर मौसम संबंधी जानकारी देता है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये हो गया घुमाकर पूछने वाला प्रश्न, इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये तो सबको पता है कि भाई हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से, लेकिन अगर ऐसे पूछ दे कि मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका भी उत्तर होगा बैरोमीटर। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए अब इसकी रीडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसके बारे में चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि रेलवे कई बार इससे प्रश्न पूछा है और रेलवे का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है ये बैरोमीटर। तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बैरोमीटर की रीडिंग की बात करें तो इसमें हमारी 3 कंडीशन आती है। देखिए, जो हमारी पहली कंडीशन होगी, पहली कंडीशन हम लेंगे
कि जब पाठ्यांक एक का एक नीचे गिरता है, देखिए दूसरी कंडीशन आएगी जब पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है। और दोस्तों एक तीसरी कंडीशन आती है जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। देखिए यही तीन कंडीशन होती है दोस्तों। तो देखिए जब एकाएक नीचे गिरेगा तो क्या आता है, आंधी या तूफान। तो इसका हो जाएगा आंधी या तूफान की संभावना। जब पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तब हम कह सकते हैं वर्षा होने की संभावना। और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना। तो दोस्तों बैरोमीटर से रिलेटेड जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये रेलवे के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, अक्सर ही पूछा करता है। इस तीन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूछ लेगा कि अगर रीडिंग अचानक से गिर जाती है, या रीडिंग धीरे धीरे गिरती है, या रीडिंग धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, तो उस कंडीशन में क्या क्या हम मौसम का अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हमारा बैरोमीटर होता है ये वायुदाब को तो मेज़र करता ही है, साथ ही साथ इसके द्वारा हम मौसम का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों यह है हमारा अगला टॉपिक, सीमांत वेग, जिसको कहते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। तो होता क्या है कि अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टोक्स लॉ में कि अगर हम एक छोटी सी बॉल लेते हैं और उसको पानी में गिराते हैं तो उसकी स्पीड कुछ और होती है, अगर उसको हम शहद में गिराते हैं तो उसकी स्पीड डिफरेंट होती है। तो देखिए दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी अलग होती है। अब टर्मिनल वेलोसिटी से सेंस ये होता है दोस्तों कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को पानी में जब गिराते हैं तो स्टार्टिंग में वो अपने वेलोसिटी से जाती है, क्योंकि जो उसका भार होता है वो नीचे के डायरेक्शन में काम करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसके अंदर जो श्यान बल होता है और जो वस्तु का भार होता है और जो गुरुत्वीय बल होता है या उत्प्लावन बल होता है, जब सब बैलेंस्ड हो जाते हैं तो वस्तु एक नियत वेग से चलने लगती है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नियत वेग, ठीक, आप इसको ध्यान दीजिएगा, नियत वेग। नियत वेग का मतलब हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इस नियत वेग को ही हम सीमांत वेग कहते हैं। तो देखिए पहले आप नियत वेग को पकड़ के चलिए, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। तो अगर इसका हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो v माइनस वी अपॉन टी, ये हमारा आ जाएगा ज़ीरो। क्यों ज़ीरो आ जाएगा? क्योंकि इसकी वेलोसिटी बदल नहीं रही है, चेंज नहीं हो रही है। तो जब इसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही है दोस्तों तो इसका जो त्वरण है वो शून्य हो जाता है। और देखिए इस स्थिति में होता क्या है दोस्तों कि जो हमारा वस्तु का भार है, वस्तु का जो भार है वो उत्प्लावन बल प्लस श्यान बल के बराबर हो जाता है।
यही कारण है कि उसका त्वरण शून्य हो जाता है। त्वरण शून्य होने का मतलब है कि जितने भी उस पर फोर्स लग रहे हैं सारे संतुलित हो गए हैं, या अगर हम इनका बीजगणितीय योग निकालेंगे तो वो हमारा शून्य हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और आती है, और वो ये आती है कि जो वस्तु का वेग होता है त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो v होता है v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और v हमारा क्या है, v है वस्तु का वेग, और हमारा जो स्मॉल r है वो है वस्तु की त्रिज्या, वस्तु की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई बड़ी सी वस्तु है तो वो तेजी से पानी के अंदर जो है उसका सीमांत वेग अधिक होगा, तेजी से जाएगी। ठीक है, और अगर जो हमारी छोटी वस्तु है वो धीरे धीरे जाएगी। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, प्रश्न पूछता है कि अगर कोई वस्तु पैराशूट लेके या कोई व्यक्ति पैराशूट लेके अगर कूदता है तो वो आराम से नीचे आता है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, वो होता क्या है कि दोस्तों जो पैराशूट की सहायता से नीचे उतरता है तो वो सीमांत वेग से नीचे उतरता है, और मैंने सीमांत वेग के बारे में भी आपको बताया कि स्टार्टिंग में आपका वेग बढ़ेगा और कुछ समय बाद जो वेग होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो जब कोई वस्तु, मतलब जब कोई व्यक्ति पैराशूट से उतरता है, पैराशूट का मतलब होता है दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पे एक पैराशूट बना के बताऊँ, मान लीजिए कि ये हमारा पैराशूट कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से हमारा पैराशूट है, और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो नीचे उतर रहा है। तो दोस्तों इसमें हो क्या रहा है कि अब देखिए ये अपना एरिया बढ़ा लिया है। ठीक है, एरिया इसका बढ़ गया है। स्टार्टिंग में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखिए इस कंडीशन पे पहुंच जाएगा जो वस्तु का भार होगा उत्प्लावन बल और श्यान बल के बराबर हो जाएगा, और फिर वो सीमांत वेग से धीरे धीरे नीचे उतरेगा। तो जब हम पैराशूट से नीचे कूदते हैं तो हमको चोट नहीं लगती है, अगर हम डायरेक्टली नीचे कूद जाएं तो हमारी जान चली जाती है। यही कारण है। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ और पूछता है कि जो हमारे बादल होते हैं आकाश में तैरते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों। तो दोस्तों देखिए इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, ज़रा सा इसको पहले मैं साफ़ कर लूँ, फिर इस एग्जाम्पल के बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है कि जो बादल होते हैं वो आकाश में तैरते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए जो हमारे बादल होते हैं ये कुछ नहीं होते हैं, ये होते हैं हमारे भाप के छोटे छोटे कण, भाप के छोटे छोटे कण होते हैं ये। तो अब जब छोटे होते हैं तो क्या होगा, इनकी जो त्रिज्या है वो भी कम होगी, और जब त्रिज्या कम होगी तो वायु की दिशा में उड़ जाएंगे, वायु की दिशा में उड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका सीमांत वेग, इनका सीमांत वेग कम होता है। तो देखिए ये था कंप्लीट कंसेप्ट। देखिए इससे जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जा सकता है कि भाई जो बादल हैं आकाश में तैरते हुए प्रतीत क्यों होते हैं। तो उसका जो फाइनल आंसर आता है, इनका सीमांत वेग जो होता है कम होता है। और कम क्यों होता है, क्योंकि ये देखिए मैंने आपको बताया भाप के छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और इनकी जो रेडियस होती है वो कम होती है, और जब इनकी रेडियस कम होती है या त्रिज्या कम होती है तो जिधर हवा चलेगी उस दिशा में ये उड़ जाएंगे। इसी कारण से ये तैरते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो पूछे जाते हैं। अब चलिए फाइनली हम बात कर लेते हैं श्यानता कि श्यानता क्या होती है। देखिए दोस्तों जो श्यानता होती है, श्यानता कुछ नहीं होती है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक लिक्विड है,
हमारे पास एक लिक्विड है और लिक्विड क्या होता है कि हमेशा परतों में डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए कि ये पहली परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी परत है, ये चौथी परत है। तो ऐसे लेयर्स में डिवाइडेड होता है दोस्तों जो लिक्विड होता है। तो होता क्या है कि इनकी जो दो परतें होती हैं, ठीक है, इनके बीच में घर्षण बल काम करता है। घर्षण बल काम करता है। घर्षण बल काम करता है एवं इनके मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली ये जो घर्षण बल है पानी के अंदर, ये जो घर्षण बल होता है इसी को हम कहते हैं श्यान बल, और इसके विरोध करने के गुण को हम क्या कहते हैं? श्यानता। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है कि इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वन बाय वन, जब आप एक एक बिंदुओं को एक्सप्लेन करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि किस तरीके से हर प्रॉपर्टी आपस में इंटरकनेक्टेड है। देखिए फाइनली अब हम श्यानता पर आए, और श्यानता का मतलब कुछ नहीं होता है, जो पानी की लेयर्स होती हैं उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है कि आपस में जो गति होती है, अपेक्षिक गति होती है, मतलब जो रिलेटिव मोशन होता है उसका विरोध करता है, और उसके इस प्रॉपर्टी को ही हम श्यानता या विस्कोसिटी कहते हैं। मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हम शहद की बात करें, घी की बात करें और पानी की बात करें, तो देखिए जितना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसमें आपेक्षिक गति उतनी ही कम होगी। जैसे कि अगर कहीं पानी बह रहा है और कहीं शहद बह रहा है तो आपको लगेगा कि जो पानी के बहने की गति है वो ज़्यादा तीव्र है और शहद के बहने की गति कम। तो अगर इसका कारण पूछा जाए कि इसका कारण क्या है, तो श्यानता होता है। तो दोस्तों ये था हमारा श्यानता से संबंधित जो भी पूछा जाता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कुछ चीज़ें होंगी तो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। तो फाइनली अब हम धीरे धीरे कैपिलरी और सरफेस टेंशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।